वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक और जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है अनोमी द इक्वेशन ऑफ डेथ। तो चलिए इन शॉर्ट में मैं आपको इस मूवी की कहानी सुना देता हूँ। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही मूवी की हीरोइन जारा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। फिलहाल जारा को इस दुनिया में इसका एक लौता भाई होता है जिसका नाम होता है जियान, और ये जियान थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब होता है। कुछ सालों पहले जब जारा के पेरेंट्स का मैरिज एनिवर्सरी था, उस टाइम जियान अपने पेरेंट्स को गाड़ी में ही सरप्राइज देने लगता है। अब जारा का फादर ड्राइविंग सीट पर होने की वजह से इसके सरप्राइज से डर के मारे गाड़ी डिवाइडर को जाकर टकरा जाती है, जिसकी वजह से इनका जबरदस्त तरीके से एक्सीडेंट होता है और इस एक्सीडेंट में ही जारा के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। जारा और जियान ही बच पाते हैं। उस दिन से लेते हुए जियान मेंटली डिस्टर्ब हो गया। ये यही समझने लगा कि इसकी वजह से ही इसकी पेरेंट्स की डेथ हो गई। काफी सारी बार ये जियान आत्महत्या करने की कोशिश करने लगा था, लेकिन हर बार जारा इसको बचाती रही, इसको मोटिवेट करती रही। हमेशा डिप्रेशन में रहता, ज्यादा किसी से बात करता नहीं। जारा अपने भाई को साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास ले जाकर ट्रीटमेंट करवाती रहती है। अब जारा के बारे में बात करें तो एक फॉरेंसिक लैब में काम करती रहती है। अब रिसेंटली नीरज नाम का एक बंदा आत्महत्या कर चुका होता है। जारा और उसके टीम मेंबर्स क्राइम सीन पर जाकर एविडेंस कलेक्ट करते रहते हैं। इसी केस को जिब्रान नाम का एक ऑफिसर डील करते रहता है। अब जिब्रान के बारे में बात करें तो ये बस नाम के लिए ही ड्यूटी करता रहता है। इवन जहाँ पर क्राइम चलता है उस जगह पर भी जाकर ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, हर एक केस को बहुत ही लाइटली लेने लगता है। जिब्रान की ये हरकत की वजह इसका एक पास्ट है, ये हमको बाद में पता चलेगा। खैर जारा अपनी ड्यूटी खत्म करके वापस अपने फ्लैट पर आती है तो घर में जियान मौजूद नहीं होता और उसी तरह से उसके फोन को कॉल करने लगती है। उसका फोन स्विच ऑफ होता है। इसके पास दूसरी चाबी होने की वजह से दरवाजा ओपन करके अंदर जाकर अपने भाई को बुलाने लगती है, लेकिन फिर भी घर में कोई भी मौजूद नहीं होता। जारा सोचने लगती है कि ये जियान मुझे बिना बताए कहाँ पर गया होगा। उसी वक्त जारा को जियान की तरफ से वॉइस नोट आता है कि जारा मैं मेरे फ्रेंड सलमान के पेट शॉप पर आया हूँ, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। तो जारा भी फटाफट से जियान के उस फ्रेंड के पेट शॉप पर जाकर पूछने लगती है। वहाँ से इसको ये बात पता चलती है कि जियान यहाँ पर आया ही नहीं। इसी दरमियान में तभी यहाँ पर इसका मंगेतर आलबी आता है। जारा ने ऑलरेडी आलबी को जियान के बारे में बता चुकी होती है। सो जारा और आलबी जियान की तलाश करते रहते हैं। जब वो नजर नहीं आता तो ये दोनों पुलिस स्टेशन पर जाते हैं जियान की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए। वो पुलिस वाला ऑलरेडी जारा को जानता होता है, दिलासा दिलाने लगता है कि कहीं पर भी नहीं गया होगा, वो तो लड़का है ना, आ जाएगा घर वापस। लेकिन जारा अपने भाई से बहुत प्यार करती रहती है। थोड़ा प्रेशर करने पर वो पुलिस वाला जियान के केस को भी जिब्रान को देने लगता है, लेकिन जिब्रान इस केस को भी लाइट लेने लगता है। दूसरे दिन पुलिस वालों को यही खबर मिलती है कि जियान की डेड बॉडी किसी जगह पर पाई गई और पुलिस वालों का यही कहना होता है कि जियान ने जहर पीकर आत्महत्या कर लिया। मतलब डेड बॉडी के पास एक जहर की बोतल होती है। यह खबर सुनने के बाद जारा के तो होश ही उड़ जाते हैं। बहुत दुखी होने लगती है कि इस दुनिया में इसका एक लौता भाई था, अब वो भी इसको छोड़कर चला गया। अब जियान का पोस्टमार्टम खत्म होने के बाद पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर जारा को बुलाकर कुछ बातें बताने लगता है कि जियान की डेड बॉडी में एक अजीब का केमिकल पाया गया। उस केमिकल का नाम भी बताने लगता है। यह सुनने के बाद जारा को एक बात याद आने लगती है। कुछ दिनों पहले नीरज नाम के एक बंदे का पोस्टमार्टम किया था ना इसने, उसकी डेड बॉडी में भी यही केमिकल पाया गया। दोनों डेड बॉडीज के अंदर सेम केमिकल कैसे पाया जा सकता है? जिसका मतलब मेरे भाई ने आत्महत्या नहीं किया, उसकी हत्या की गई, बहुत ही प्लानिंग के साथ। उस केमिकल के बारे में पता करने पर इसको ये बात पता चलती है कि वो केमिकल लोगों को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली हॉस्पिटल्स में पाया जाता है। जारा सोचने लगती है कि जिसका मतलब इन दोनों केसेस के बीच कोई न कोई कनेक्शन जरूर है। नीरज ने भी आत्महत्या नहीं किया, उसको किसी ने मारा। दूसरे दिन जारा फटाफट से जिब्रान के पास जाकर यही बात कहने लगती है कि नीरज और मेरे भाई का आत्महत्या नहीं है, पक्का प्लानिंग के साथ उन दोनों को किसी ने मारा है। इन दोनों की डेड बॉडीज के अंदर एक स्पेशल केमिकल पाया गया। फटाफट से आप इस केस को सीरियसली लेकर हत्यारे को पकड़िए, वरना मेरे हिसाब से ये हत्याएं अभी नहीं रुकने वाली। मैं पहले से आपको वार्न कर रही हूँ, अगर एक और हत्या हुई तो मैं आपके ऊपर केस कर दूंगी कोर्ट में। लेकिन फिर भी जिब्रान जारा की बातों को लाइट ही लेने लगता है। शॉकिंगली दूसरे दिन पुलिस वालों को एक और लड़की की डेड बॉडी मिलती है। लोगों का मानना होता है कि इस लड़की ने आत्महत्या कर लिया, लेकिन जब जारा इस लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ती है तो इस लड़की की बॉडी में भी सेम वही केमिकल पाया जाता है। उसके बाद जारा पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर ही कोर्ट में केस फाइल कर देती है। अब इन केसेस को वही जिब्रान डील करा होता है ना, तो कोर्ट और उसी तरह से इसके हायर ऑफिसर्स जिब्रान को अपने पास बुलाकर बहुत डांटने लगते हैं कि एक लड़की पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर ही केस फाइल किया,
ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम खुद फटाफट से इस केस की इन्वेस्टिगेशन करके इस केस को सॉल्व करो, तभी डिपार्टमेंट की इज्जत बच सकती है। यह सुनने के बाद जिब्रान भी बहुत अपसेट होने लगता है। यही पर सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जिब्रान की लाइफ में क्या हुआ वो दिखाया जाता है। एक्चुअली कुछ महीनों पहले जिब्रान सिंसियर तरीके से ही अपनी जॉब कर रहा था। इसी दरमियान में दो प्रेमी जिब्रान के पुलिस स्टेशन पर आकर इन दोनों की रक्षा करने के लिए कहती है। लड़की के खानदान वाले बहुत ही पैसे वाले होते हैं और वो लड़के वाले थोड़ा गरीब खानदान के। सो जिब्रान इन दोनों से प्रॉमिस करने लगता है कि मैं तुम दोनों की रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारे घर वालों को मनवाकर तुम दोनों की शादी करवाऊंगा। जिब्रान उन दोनों को अपने ही प्रोटेक्शन में रखता है, लेकिन लड़की वाले जिब्रान को कॉल करके उन दोनों को रिलीज करने के लिए कहते हैं, मतलब इनके हवाले करने के लिए कहते हैं। लेकिन जिब्रान किसी की भी नहीं मानता। बड़े बड़े ऑफिसर्स भी जिब्रान को कॉल करके यही बात कहने लगते हैं कि उस लड़की को छोड़ दो, लेकिन फिर भी जिब्रान नहीं मानता। यही कहने लगता है कि मैंने उन दोनों को अपना वादा दिया। बाद में कुछ कंडीशंस के बाद जिब्रान उन दोनों को जाने देता है। उसके बाद वो लड़की वाले पहले लड़के को मार देते हैं, उसके बाद उस लड़की को भी मार देते हैं। ये चीज जानने के बाद जिब्रान बहुत दुखी होने लगता है कि मैंने इन दोनों को वादा किया था इन दोनों की प्रोटेक्शन करूंगा, लेकिन मैं इन दोनों की जान बचा नहीं पाया। बहुत अफसोस करने लगता है। जिस बंदे ने उन दोनों को मारा, जिब्रान उस बंदे को बहुत मारने पीटने लगता है। इतना मारता है कि वो बंदा कोमा में ही चला जाता है। यह करने के बावजूद भी जिब्रान का गुस्सा शांत नहीं होता। इसको वही केस सताने लगता है कि मैंने उन दोनों की प्रोटेक्शन नहीं की, ऐसे में इस जॉब का क्या फायदा। इस तरह से उस दिन से लेते हुए अपनी जॉब को ढंग से करता ही नहीं, बस टाइम पास करते रहता है। अब प्रेजेंट पर जिब्रान के हायर ऑफिसर्स जिब्रान को डांटने की वजह से जिब्रान डिसाइड कर लेता है कि अब ये इस केस को बहुत ही सीरियस तरीके से लेगा। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ ज़ारा भी अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती रहती है। तभी इसको ये बात पता चलती है कि जहाँ पर जियान की डेड बॉडी मिली वहाँ पर एक गाड़ी के टायर मार्क्स पाए गए। जरा यही टायर की फोटो जिब्रान को जाकर दिखाने लगती है। यह देखकर जिब्रान फटाफट से अपनी टीम से कहने लगता है कि जहां पर पहले दो लोगों की मौत हुई वहां पर भी जाकर इन्हीं टायर मार्क्स के बारे में चेकिंग करो। सो उसकी टीम मेंबर्स ऐसे ही वहां पर जाकर चेकिंग करते रहते हैं। मतलब पहले एक बंदा मरा था, उसके बाद जारा का भाई, उसके बाद एक लड़की। सो लड़की जहाँ पर मरी थी वहाँ पर भी ऐसे ही कुछ टायर मार्क्स पाए गए। जिब्रान सर्च करने की कोशिश करने लगता है कि ये टायर मार्क्स किस गाड़ी के होंगे। इस तरह से कुछ एरिया के सीसीटीवी फुटेजेस चेक करने पर इसको ये बात पता चलती है कि वो टायर मार्क्स एटीएम के गाड़ी के होते हैं। मतलब एटीएम मशीन पर पैसे डालने के लिए जिस गाड़ी का इस्तेमाल होता है वैसी गाड़ी होती है। जिब्रान जियान के मर्डर सीन के पास भी फुटेज चेक करने पर सेम ऐसी ही व्हीकल इसको नजर आती है। तब जाके जिब्रान को यकीन होने लगता है कि ज़ारा ने सच ही कहा कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है, किसने प्लान करके हत्या किया। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिब्रान एक चीज को नोटिस करता है, वो ये कि मरे हुए अब तक 3 लोग साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास गए थे। मतलब उन तीनों को कुछ मेंटल इश्यूज थी। सो बाद में जिब्रान उन डॉक्टर्स को अपने पास बुलाकर पहले इन तीनों के बारे में बताने लगता है कि तुम्हारे ये जो 3 पेशेंट्स मर चुके हैं, क्या मरे हुए लोगों के बारे में इंक्वायरी करने के लिए कोई आपके पास आया था? तो एक अटेंडेंट के जरिए से जिब्रान को ये बात पता चलती है कि प्रसाद नाम का एक बंदा इसके हॉस्पिटल पर आकर इनके फाइल्स पूछा था। तो पुलिस वाले उस प्रसाद के बारे में फाइंड आउट करते रहते हैं। दूसरी तरफ ज़ारा भी अपने भाई के केस को बहुत ही सिंसियर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती रहती है। जियान मरने से पहले ज़ारा को एक वॉइस नोट भेजा था ना, ज़ारा उस वॉइस नोट को सुनने लगती है बार बार। तभी ज़ारा एक बात नोटिस करती है कि वॉइस नोट खत्म होने से पहले जियान ने किसी को हाय कहने लगा था। ज़ारा यही सोचने लगती है कि जियान ने किसको हाय कहा था, जिसका मतलब जियान उस बंदे को जानता था। कौन हो सकता है वो बंदा? ज़ारा यही बात अपने मंगेतर आलबी को बताने लगती है। तो वो आलबी एक साउंड इंजीनियर को बुलाकर इस वॉइस मैसेज को क्रैक करने के लिए कहता है। तो वो बंदा उसी तरह से उस वॉइस नोट को डीपली एनालाइज करके ज़ारा से कहने लगता है कि जब जिया उस बंदे को हाय कहा, उस बंदे ने भी जिया को हाय कहा था। तो ज़ारा को कंफर्मेशन मिलता है कि जिसका मतलब जियान उस बंदे को जानता था। दूसरी तरफ जिब्रान कुछ हॉस्पिटल के अटेंडरों से पूछताछ करने पर इसको कुछ बातें पता चलती है कि प्रसाद नाम का एक बंदा इनके पास आकर पेशेंट्स की फाइल्स को लेकर गया, बदले में इनको पैसे भी दिया। इन्हीं में से एक अटेंडर उस प्रसाद की फोटो भी क्लिक किया। इस तरह से वो फोटो जिब्रान को दिखाने लगता है। उसके बाद क्या था, पुलिस वाले उस प्रसाद को सर्च करना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मुश्किल से जिब्रान उस प्रसाद को फाइंड आउट कर लेता है। उसके साथ उसके आदमी भी होते हैं। जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। बहुत ही लंबी फाइट होने के बाद जिब्रान फाइनली प्रसाद को कस्टडी में ले ही लेता है। प्रसाद को पुलिस स्टेशन पर लाकर ये बात पूछने लगता है
कि बताओ तुमने किसके लिए इन सारे डिटेल्स लेकर गए। प्रसाद कहने लगता है कि सर मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, बस वो बंदा मुझे फोन करके पेशेंट का नाम बोलता है तो मैं उस हॉस्पिटल पर जाकर उस पेशेंट के डिटेल्स हासिल करके उसको दे देता हूँ। बाद में वो बंदा मेरे अकाउंट को पैसे ट्रांसफर करता है। जिब्रान पूछने लगता है कि तुमने उस बंदे को डिटेल्स दिया और तुमने उसका चेहरा देखा तक नहीं। प्रसाद कहने लगता है हाँ सर, मैंने उस बंदे का चेहरा नहीं देखा। पेशेंट के डिटेल्स हासिल करने के बाद वो बंदा मुझे एक लोकेशन बोलता है, जैसे बस स्टॉप पर या रेलवे स्टेशन के पास क्लॉक टावर पर रखने के लिए कहता है, तो मैं वो फाइल्स उसी तरह से वहाँ पर रख देता हूँ। वो बंदा उस पेशेंट के डिटेल्स हासिल करने के बाद मेरे अकाउंट को पैसे ट्रांसफर करता है। बस सर, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। यह सुनने के बाद जिब्रान यही सोचने लगता है कि जिसका मतलब वो बंदा चालाकी से अपनी आइडेंटिटी छुपाकर हत्याएं कर रहा है और उसी तरह उन हत्याओं को आत्महत्या का रूप भी दे रहा है। फटाफट से उस बंदे को पकड़ना होगा, वरना ना जाने और कितने लोगों की जान जाएगी। दूसरे दिन ज़ारा को एक शॉकिंग बात पता चलती है, वो ये कि इसका जो मंगेतर है ना आल्बी, उसकी भी हत्या हो चुकी है। उस अनजान बंदे ने आल्बी के अपार्टमेंट में ही उसकी हत्या कर दी। आल्बी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात पता चलती है कि जो ड्रग जियान की बॉडी में पाया गया वही ड्रग आल्बी के बॉडी में भी पाया गया है। ज़ारा बहुत दुखी होने लगती है और इसी तरह से ये भी सोचने लगती है कि इससे पहले जो 3 हत्याएं हुई वो लोग साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जा रहे थे, लेकिन आल्बी तो नॉर्मल बंदा था। आल्बी तो किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, तो उस हत्यारे ने आल्बी को क्यों टारगेट किया। यहाँ पर एक और नोटिस करने वाली बात यह है कि हत्यारे ने बाकी लोगों को मार कर आत्महत्या का रूप दिया, लेकिन आल्बी को डायरेक्टली मार दिया। ज़ारा पोस्टमार्टम डॉक्टर को कॉल करके यही बात पूछने लगती है कि डॉक्टर, क्या आपने पहले कभी ऐसे केस को देखा था। वो डॉक्टर कहने लगता है हाँ, 11 साल पहले जेसी नाम की एक मेडिकल स्टूडेंट हार्ट अटैक से मर गई थी। उस लड़की की बॉडी में भी ऐसा ही ड्रग पाया गया। वो जेसी बहुत ही होनहार लड़की थी, काफी सारे रिसर्च किया करती थी। ज़ारा को उसके बारे में कुछ डिटेल्स भी देने लगता है, तो ज़ारा उस जेसी के घर पर जाकर उसके फादर से जेसी के बारे में पूछने लगती है। जेसी का फादर कहने लगता है कि मुझे खुद मेरी बेटी की मौत पर शक था, लेकिन पुलिस वाले नेचुरल डेथ मानकर उस केस को क्लोज कर दिया। मेरी बेटी काफी सालों से एक चीज के बारे में रिसर्च कर रही थी। इस तरह से ज़ारा को जेसी का कमरा दिखाने लगता है, तो सच में उसके कमरे में काफी सारे रिसर्च वाले पेपर्स होते हैं। इन रिसर्च की किताबों को देखकर ज़ारा को ये बात पता चलती है कि जेसी इक्वेशन ऑफ डेथ के ऊपर अपना काम कर रही थी। इस जेसी के साथ साथ संजय नाम का एक बंदा भी होता है, मतलब जेसी और वो संजय इसी टॉपिक पर अपना रिसर्च कर रहे थे। बाद में ज़ारा उस जेसी के मेडिकल कॉलेज पर जाकर वहाँ के प्रोफेसर से मुलाकात करके जेसी के रिसर्च के बारे में पूछने लगती है। तो इस प्रोफेसर से ज़ारा को कुछ बातें पता चलती है कि जेसी का जो टीम मेंबर है ना संजय, वो कोई इंडियन नहीं बल्कि फॉरेन बंदा होता है, मतलब कनाडा से यहाँ पर पढ़ाई के लिए आया था। जेसी और संजय न्यूरो साइंस की पढ़ाई कर रहे थे और इसी तरह से वो दोनों इक्वेशन ऑफ डेथ के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे, मतलब कोई भी इंसान मरने के बाद उसका दिमाग कैसे काम करता है उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे। तो ये सारी बातें सुनने के बाद ज़ारा यही सोचने लगती है कि वो जेसी तो मर गई, संजय कहाँ पर है किसी को नहीं पता। शायद ये संजय ही मेंटली डिस्टर्ब हुए बंदों को टारगेट करके अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा, मतलब इस तरह से शक करने लगती है। दूसरी तरफ जिब्रान और उसकी टीम मेंबर्स बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन के पास जो क्लॉक टावर होता है वहाँ का सीसीटीवी फुटेज हासिल करके चेकिंग करने लगते हैं। उन फुटेजेस को देखने के बाद पुलिस वालों को ये बात पता चलती है कि उस हत्यारे ने बहुत ही केयरफुली पेशेंट के डॉक्यूमेंट्स को हासिल किया, मतलब अपना चेहरा छुपा के रखा था। जिब्रान अपनी टीम से कहने लगता है कि वो हत्यारा प्रसाद को कहाँ से मनी ट्रांसफर किया उसका लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए कहता है। पता चलता है कि एक छोटे से गाँव से ATM मशीन के जरिए से प्रसाद को मनी ट्रांसफर किया। दूसरे दिन जिब्रान की टीम मेंबर्स उस एरिया पर जाते हैं। बहुत ही सुनसान जगह पर एक लौता घर होता है वहाँ पर, और उसी तरह से बगल में वो ATM की वैन भी होती है। जिब्रान को इन्फॉर्मेशन भेजने के बाद जिब्रान भी ऑन द वे होता है। शॉकिंगली उस घर में वो संजय होता है, वही फॉरेन बंदा। पुलिस वालों को देखकर उनकी ही गन लेकर उनके पैरों पर फायर करके जख्मी कर देता है। मतलब ज़ारा का शक सही होता है कि यही संजय काफी सारे लोगों को मारा। जिब्रान संजय के घर पर आकर इसका घर का माहौल देखकर शॉक में रह जाता है। इसका घर लैब से कुछ कम नहीं होता। सारे पुलिस वाले इस संजय को घेर लेते हैं, लेकिन संजय के पास ऑलरेडी इसका एक प्लान होता है। फटाफट से एक हिडन दरवाजा लॉक करके अपने बेसमेंट में चला जाता है और इसी तरह यहाँ पर एक बॉम्ब भी फिट कर चुका होता है, क्योंकि इसको ऑलरेडी पता होता है कि पुलिस वाले इसके पास आएंगे। सारे सबूत मिटाने की कोशिश करने लगता है। जब वो संजय अपने घर से भाग रहा होता है
तो उसी वक्त जारा अपनी गाड़ी से इस संजय को ठोक देती है। जिब्रान भी बहुत ही मुश्किल से उस घर से बाहर आकर इस संजय को बहुत मारने पीटने लगता है। फाइनली इस संजय को अपने हिरासत में ले ही लेता है। तो जिब्रान संजय से पूछने लगता है कि तुमने क्यों इतने सारे लोगों की हत्या की। संजय बहुत ही कूल तरीके से बोलने लगता है कि मैं हत्या नहीं कर रहा, हम बस रिसर्च कर रहे हैं। हम बस 2 लोग नहीं बल्कि 3 लोग हैं। 11 साल पहले हम तीनों ने इस रिसर्च को स्टार्ट किया। हमारे रिसर्च का नाम ही है इक्वेशन ऑफ डेथ। मतलब इंसान मरने से पहले उसके अंदर क्या हलचल होती है, वो क्या देखता है, उसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे थे। सो मरने वाले बंदों ने ये कहा कि वो लोग मरने के बाद एक बहुत ही अजीब की प्लेस पर चले गए। एक्चुअली बात यह है कि इंसान मरने के बाद उसका ब्रेन थोड़ी देर तक एक्टिव में ही रहता है। सो जब तक उसका ब्रेन एक्टिव में होता है उसके अंदर क्या हलचल होती है, वो बंदा क्या देखता है, ये हमारे रिसर्च का हिस्सा है। अगर हमारा रिसर्च सक्सेसफुल हो गया तो इंसान को कभी मौत ही नहीं आएगी। इस रिसर्च के लिए जेसी ने अपना सब कुछ लगा दिया। पहले तो खुद की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट किया था उसने, मतलब ये खुद मरकर उसके साथ क्या होता है ये जानने की कोशिश की, लेकिन अनलकीली जेसी मर गई। जेसी मरने के बाद मैंने उसके रिसर्च को कंटिन्यू किया। जिब्रान पूछने लगता है कि तुम्हारे साथ एक और जो बंदा है वो कौन है। यहीं पर एक शॉकिंग बात पता चलती है कि जेसी और संजय के साथ जो बंदा होता है वो और कोई नहीं जारा का मंगेतर होता है, आल्बी, जो मर गया। यहाँ पर एक और ट्विस्ट भी रिवील होता है। जारा का भाई मरने से पहले किसी को हाय बोला था ना, तो दूसरा बंदा भी जियान को हाय कहा था। तो जारा उस दूसरे बंदे के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने लगी थी, तो तभी से इसको आल्बी के बारे में पता लग गया था। पहले तो ये बात जानकर जारा बहुत दुखी होने लगी। बाद में अच्छे से पक्का प्लानिंग करके जारा ने आल्बी को मार दिया। आल्बी को मारने के बाद भी जारा इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगी, क्योंकि जारा को शक था कि आल्बी के साथ एक और बंदा है, उसी के बारे में पता करने की कोशिश कर रही थी। सो जिब्रान संजय के बारे में पता करने से पहले जारा संजय को पता करके उसको मारना चाहती थी, लेकिन जिब्रान ने जारा से पहले संजय को पकड़ लिया। खैर जिब्रान पूछने लगता है कि तुम लोग क्यों डिप्रेस हुए लोगों को ही सिलेक्ट किया करते थे। संजय कहने लगता है क्योंकि वो लोग ऑलरेडी डिप्रेस थे, जीने की इच्छा नहीं थी उनके अंदर, अपने आप को मारने का भी ट्राई किया था। तो ऐसे लोगों को उनकी खुद की जान प्यारी नहीं है, तो हम लोग ऐसे ही लोगों को सिलेक्ट करके हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। जिब्रान कहने लगता है कि तुम एक साइको हो, तुम्हारे जैसे लोग बाहर रहना मुश्किल है, अब तुम अपनी बाकी जिंदगी जेल में गुजारो। यह होने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट जिब्रान को बहुत अप्रिशिएट करने लगती है। फाइनल सीन में हमको ये दिखाया जाता है कि किस तरह से जारा ने आल्बी को मारा। यहाँ पर एक और बात यह है कि जिब्रान ये बात ऑलरेडी जानता होता है, लेकिन जारा पर उतना एक्शन नहीं लेता। इस तरह से फाइनली ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।